नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेट 12 हम आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ यूपीएससी करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स। थोड़ा सा समय और आपके साथ में हम पूरा का पूरा क्रैश कोर्स जो है वो पेश कर देंगे। यहाँ पर यदि आपने पुरानी सेट्स को नहीं देखा है उसको भी यदि आप देखना चाहते हैं एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है यूपीएससी क्रैश कोर्स के नाम से स्टडी आईक्यू के द्वारा। इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट में इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल सकता है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पर जो टाइम पीरियड हम कवर कर रहे हैं, बिकॉज यूपीएससी का प्रीलिम्स यहाँ पे एक्सटेंड हो चुका है, जून जुलाई अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स को यहाँ पर कवर किया जा रहा है, जिसमें आपके सामने सेट नंबर 12 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप, जिसको कि आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऐप के ऊपर हमने एक खास और बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स को लॉन्च किया है, विच इंक्लूड्स पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन। यहाँ पर आप पिछले 10 साल के पेपर्स को आप बेसिकली टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कवर किया है, जिसके थ्रू आप आने वाले प्रीलिम्स में काफ़ी कॉन्फिडेंटली अपीयर कर सकते हैं। मात्र 12 से 13 दिनों में आप इस कंप्लीट कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। जल्दी से ऐप पे जाइए और इस पर्टिकुलर कोर्स को बाय कीजिए। ऑल राइट, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ये वाले 5 इश्यूज़: राइट टू प्रोटेस्ट, पावर्स ऑफ गवर्नर, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, मॉडर्न स्लेवरी, कस्टोडियल वायलेंस। इसमें मेरे अनुसार नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 4 आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसको कि आप यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट मानी जाती है यहाँ पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जिसमें इन्होंने डॉटर्स के बारे में कुछ काफ़ी अच्छी बातें कही हैं, और यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी को लेकर भी ये जजमेंट काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मील का पत्थर मानी जाएगी। इसके बाद राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर भी यहाँ पर कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। एंड मॉडर्न स्लेवरी को लेकर भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अच्छी बातें की गई हैं, जिसके बारे में जानकारी होना काफ़ी रेलेवेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में। यूएन ह्यूमन राइट्स कमिटी यानी कि UNHRC, जो कि एक बॉडी है ऑफ 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स दैट मॉनिटर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICCPR, रीआइट्रेटेड राइट टू प्रोटेस्ट एज अ फंडामेंटल राइट। यहाँ पर इन्होंने बेसिकली एक बार फिर से दोहराया कि कितना ज़रूरी है राइट टू प्रोटेस्ट होना, वो भी एक मौलिक अधिकार के रूप में। क्लियर है बात? UNHRC ने इस चीज़ को बताया, और यहाँ पर ये UNHRC करता क्या है? इट मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICCPR। आई विल कम बैक एंड टॉक अबाउट कि ICCPR का मतलब होता क्या है। बिफोर दैट हम बात करते हैं राइट टू प्रोटेस्ट क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जुलाई 2020 की खबर है, लेटेस्ट न्यूज़ है ये। प्रोटेस्टिंग इज़ अ फंडामेंटल राइट एज पर UN। इसमें क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने रेस किए थे? 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने रेस किए थे। सबसे पहले तो ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, ठीक है, और यहाँ पर ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट क्यों है? फॉर पीपल टू गैदर, टू सेलिब्रेट और टू एयर ग्रीवांसेज इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस, आउटडोर्स, इंडोर्स एंड ऑनलाइन। यानी कि यहाँ पे लोग इकट्ठा हो सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, भले पब्लिक में हो, भले प्राइवेट स्पेसेस में हो, भले आउटडोर हो, भले इंडोर हो, या फिर भले ऑनलाइन हो। कौन कौन कर सकता है? यहाँ पर कोई भी हो, भले वो कोई बच्चा हो, भले कोई फॉरेन नेशनल हो, कोई वुमेन हो, कोई माइग्रेंट वर्कर हो, असाइलम सीकर हो, रिफ्यूजी हो, सब किसी के पास ये वाली जो राइट ऑफ पीसफुल असेंबली है, ये वाली राइट उनके पास उपलब्ध होती है। राइट टू प्रोटेस्ट इज़ वेरी सिमिलर टू राइट ऑफ पीसफुल असेंबली। दोनों चीज़ें एकदम सेम है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। अगर हम बात करें क्या राइट टू प्रोटेस्ट भारत में उपलब्ध है या नहीं है, जी हाँ, अगर आप देख सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग राइट टू प्रोटेस्ट बिल्कुल अवेलेबल है। इट इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ असेंबली, राइट। फ्रीडम ऑफ असेंबली यहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल करवाई गई है। द राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1। यहाँ पर खास करके एक काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था, citizens have a fundamental right to assembly and peaceful protest which cannot be taken away by an arbitrary executive or a legislative action.
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को रीआइट्रेट किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को दोहराया है, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें राइट टू प्रोटेस्ट भारत ने प्रोवाइड करता है। सो देयर इज़ नो डाउट कि भारत ने इस ह्यूमन राइट को, जो कि ICCPR के तहत दी गई है, इसको भारत ने भी उपलब्ध करवाया गया है। अब जाते जाते अगर हम बात करें ICCPR की, इसको लेके UPSC में सवाल ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। सो दैट इज़ वाई ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ICCPR बेसिकली एक घटक मान सकते हैं आप। किस चीज़ का घटक है ये? इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का। एक इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स है जिसके 3 घटक हैं। पहला घटक है UDHR, दूसरा घटक है ICCPR और तीसरा घटक है ICESCR। सो UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फिर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, फिर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये तीनों यहाँ पे जो पार्ट्स हैं ये इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के हिस्सा माने जाते हैं। ICCPR एक की इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है प्रोवाइडिंग अ रेंज ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और यहाँ पर ICCPR के अंडर आर्टिकल 21 के तहत यहाँ पे राइट टू पीसफुल असेंबली प्रोवाइड की गई है। सो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है, लेकिन ICCPR के तहत आर्टिकल 21 के तहत यहाँ पे आपको ये अधिकार दिया गया है। ICCPR को भारत ने भी रेटिफाई किया हुआ है 1979 में, और इसको UN असेंबली ने अडॉप्ट किया था 1966 में। सो आपको याद करना है कि भारत ने इसको रेटिफाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो जी हाँ, भारत ने इसको रेटिफाई किया हुआ है। ठीक है, अगले विषय की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, राजस्थान क्राइसिस हुई थी, आपको मालूम होगा, लेकिन आपको इसमें पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है एज़ फार एज योर एग्जामिनेशन इज़ कंसर्न्ड। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे संकट आया राजस्थान में, जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, इसके चलते इम्पॉर्टेंट इज़ कि यहाँ पर जो गवर्नर्स की शक्तियाँ हैं, जो राज्यपाल की शक्तियाँ हैं, ये फिर से एक बार इम्पॉर्टेंट बन गई। और आप देख सकते हैं, क्योंकि जुलाई की खबर है, काफ़ी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आपके पास स्टैटिक क्वेश्चन आने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। UPSC ऐसे सवाल अक्सर पूछ लेती है कि गवर्नर की शक्तियाँ क्या हैं। So, a governor's powers and role in the state legislature's affairs are back in focus amid the political crisis in Rajasthan. Congress legislators staged a 5-hour sit-in on Friday asking governors to call a special assembly session for a floor test. So, यहाँ पर floor test के लिए गवर्नर को कहा गया कि आपको एक स्पेशल असेंबली सेशन बिठाना होगा। सवाल बेसिकली ये आया कि स्पेशल असेंबली सेशन बिठाने की जो पावर है वो किसके पास लाई करती है। देखिए, आपको सबसे पहले समझना होगा 2016 में 2 बहुत ही बड़े मुद्दे हुए थे व्हेन इट कम्स टू द पावर्स ऑफ गवर्नर्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दे थे UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, UPSC के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें जो एक मुद्दा हुआ था, ये हुआ था अरुणाचल में, और दूसरा मुद्दा हुआ था, ये हुआ था उत्तराखंड में। उस समय सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुंचा था। 2016 में इन्होंने फैसला सुनाया, गवर्नर हैज़ नो डिस्क्रेशन इन द मैटर ऑफ समनिंग द हाउस under Article 174 if Chief Minister enjoys majority in the House and therefore is bound to act on the advice of the Cabinet. So very clearly काफ़ी कॉमन सेंस वाली बात कही गई है। कुछ भी आपको यहाँ पे डरना नहीं है सोच के कि गवर्नर को लेके जाने क्या क्या होता रहता है। कुछ नहीं हुआ है, केवल इतनी बात हुई है, यदि चीफ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी है हाउस में, उस केस में गवर्नर के पास कोई डिस्क्रेशन नहीं है कि हाउस बुलाने को या फिर हाउस को असेंबल करवाने में बेसिकली क्या गवर्नर की डिस्क्रेशन चलेगी या फिर नहीं चलेगी। सो क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इफ़ CM एंजॉयज मेजॉरिटी, गवर्नर हैज़ नो डिस्क्रेशन इफ़ ही कैन वेदर ही कैन समन द हाउस और नॉट। ठीक है, सो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है जानना कि आखिरकार गवर्नर के पास डिस्क्रेशन कौन सा उपलब्ध है या नहीं। और ये भी इम्पॉर्टेंट जानना हो जाता है कि संविधान क्या बोलता है कि गवर्नर को किन किन बातों को लेकर कैबिनेट की बेसिकली एडवाइस सुननी पड़ती है। ये 2 चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ गवर्नर में आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, आर्टिकल 154, इसको आप खुद से देख सकते हैं, इतना रेलिवेंट नहीं है। 163 काफ़ी रेलिवेंट है। 163 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2, इसको ध्यान से पढ़िए। क्लॉज 1 ये बोलता है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। ठीक है, ये सेम आर्टिकल आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है 74 क्लॉज 1 है, आई कुड बी रॉन्ग, बट आर्टिकल 74 तो श्योर है, जो कि केंद्र सरकार के लिए लागू होता है, राइट, कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होना ज़रूरी है विद द चीफ मिनिस्टर, जो कि यहाँ पे हेड करेंगे टू एड एंड एडवाइज दी गवर्नर। ठीक है, in the exercise of his functions except in so far as he is required to exercise his functions in his discretion। ठीक है, सेम चीज़ है जो कि केंद्र सरकार के लिए दी गई है।
उसके बाद आर्टिकल 163 क्लॉज 2 ये क्या बोलता है? इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर्स डिस्क्रेशन और नॉट, द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इज फाइनल and validity of anything done by him cannot be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion. अब ध्यान से सुनिए, 163 क्या बोलता है कि उसको गवर्नर को कैबिनेट के एड एंड एडवाइस के ऊपर चलना है। 163 क्लॉज 2 ये बोलता है ये कौन डिसाइड करेगा कि कोई भी चीज़ यहाँ पर गवर्नर की डिस्क्रेशन में है या नहीं, ये गवर्नर ही फैसला लेगा। इसी चीज़ को एनालाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंडर आर्टिकल 174 अगर चीफ मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी है तो इस केस में गवर्नर के पास डिस्क्रेशन अवेलेबल नहीं होगी। फाइनली डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आपको जो दो चीज़ें याद करनी है, एक तो ये वाले आर्टिकल नंबर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपको क्या याद होना चाहिए कि गवर्नर के पास जो डिस्क्रेशनरी पावर होती है वो असल में दो किस्म की होती है। इसको समझ लीजिए, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन, एक होता है सिचुएशनल डिस्क्रेशन, ठीक है। यानी कि एक तो संवैधानिक डिस्क्रेशन हुआ और एक पारिस्थितिक डिस्क्रेशन हुआ, यानी कि कुछ आपको संविधान बोलता है ऐसे केसेस में गवर्नर को जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राय नहीं सुननी, वो अपनी मर्जी से कर सकता है। ये केसेस कौन से हैं, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा केस कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन में फॉल करता है, कौन सा केस सिचुएशनल डिस्क्रेशन में फॉल करता है। सवाल कैसे आता है वो भी आपको बता दूंगा। सवाल ऐसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन प्रोवाइडेड टू द गवर्नर। उसमें ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 1 होगी ये वाली, ऑप्शन नंबर 2 होगी ये वाली और ऑप्शन नंबर 3 होगी यहाँ से। सो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड कि यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन कौन सी है। इसको भी डिस्टिंग्विश करने का तरीका आपको बता सकता हूँ मैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन क्या है, रिजर्वेशन ऑफ अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही, इसको आर्टिकल नंबर 200 बोलते हैं हम। आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर यहाँ पे रिजर्व कर सकता है। रिकमेंडेशन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट्स रूल के लिए सिफारिश करनी है गवर्नर ने, वो भी कर सकता है। वाइल एक्सरसाइजिंग हिज फंक्शंस एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग ड्यूटी, ये भी सही। डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ऑफ एन ऑटोनॉमस टू एन ऑटोनॉमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एज रॉयल्टी, ये भी सही। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स ऑफ द स्टेट, ये भी सही है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली दिया है, ठीक है। लेकिन सिचुएशनल डिस्क्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इसको क्लियरली नहीं बोलता है, ठीक है। इनडायरेक्टली बोला गया है कि मान लीजिए किसी पार्टी के पास क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, या फिर व्हेन द चीफ मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली एंड देयर इज़ नो ऑब्वियस सक्सेसर, इस केस में यहाँ पर सीएम की नियुक्ति कौन करेगा या फिर सीएम की नियुक्ति किसको सीएम बनाया जाएगा, ये वाला जो पावर है ये एक सिचुएशनल डिस्क्रेशन माना जाता है। Dismissal of the Council of Ministers when it cannot prove the confidence of the State Legislative Assembly. Dissolution of State Legislative Assembly if the COM has lost its majority. So देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, do not memorize constitutional discretion, just memorize situational discretion। कि जब भी कोई मेजॉरिटी की बात आती है, क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे सीएम की नियुक्ति या फिर डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, केवल ये 3 चीज़ें आपको याद करनी है। ये फॉल करती हैं सिचुएशनल डिस्क्रेशन के श्रेणी के अंदर, और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन की श्रेणी के अंदर फॉल करती हैं ये सब चीज़ें। क्लियर है बात? इस पर सवाल आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं सेकेंड पार्ट पे। अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। वैसे तो इसको लेकर हमने अलग से वीडियो भी बनाई है, बट अगर आप इसको शॉर्ट में जानना चाहते हैं सो बेसिकली ये मुद्दा क्या है। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट यहाँ पे दी है। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑन 11 अगस्त 2020 रूल्ड दैट अ डॉटर कैन क्लेम इक्वल शेयर इन पेरेंटल प्रॉपर्टी irrespective of when she was born and if her father was alive or not at the time of the 2005 amendment to the Hindu Succession Act. Clearly बिना किसी डाउट के सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली ये बात बोल दी है कि डॉटर जो है शी हैज़ एन इक्वल क्लेम इन द शेयर ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है, बराबर का दावा होगा, बराबर का हिस्सा मिलेगा लड़की को इन द पेरेंटल प्रॉपर्टी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट को देते हुए कुछ और भी अच्छी बातें कही। वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर, सन इज़ अ सन टिल ही इज़ मैरिड, ठीक है। सो वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर।
Further, the daughter shall remain a co-partner, one who shares equally with others in inheritance of an undivided joint family property. Throughout life, irrespective of whether her family is alive or not, daughters must be given equal rights as sons. Daughters remain a loving daughter throughout life. So these are the statements given by the Supreme Court itself. और माना जा रहा है कि जो ये statements दिए गए हैं ये जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक बहुत ही बड़ा स्टेप है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, जो डाउट है, उसको आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है ये असल में दो तरह की होती है। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एक होती है एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। क्लियर है बात? एक होती है एंसेस्ट्रल यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं पैतृक संपत्ति, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं जो आपके पुश्तों ने आपको दी है, पुश्तैनी संपत्ति, ठीक है। एक होती है एक्वायर्ड संपत्ति जो कि आपके पेरेंट्स ने एक्वायर की है ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। अभी तक क्या था, 2005 के पहले क्या होता था? 2005 के पहले ये होता था, बिफोर 2005 जो डॉटर है उसके पास केवल और केवल जो शेयर होगा वो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर नहीं होगा। लेकिन 2005 के संशोधन के बाद ये तय किया गया कि डॉटर को एंसेस्ट्रल और एक्वायर्ड प्रॉपर्टी दोनों में यहाँ पर शेयर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि 2005 की जो अमेंडमेंट थी उसका मतलब असल में ये है। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट अ हिंदू वुमेन्स राइट टू बी द जॉइंट हेयर टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज बाय बर्थ and does not depend on whether her father was alive or not। जब 2005 का ये संशोधन किया गया था, इस चीज़ पर निर्भर नहीं करता कि उनके पिताजी वहाँ पे ज़िंदा थे नहीं थे, डॉटर की एज क्या थी, डॉटर का जन्म कब हुआ था, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। डॉटर है तो बस डॉटर है, और यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टीज़ में उसको हिस्सा दिया जाना चाहिए, वो भी बराबर का हिस्सा उसको मिलेगा। सो वेरी क्लियरली विदाउट मिन्सिंग एनी वर्ड्स क्लियरली बोल दिया है, द डॉटर शैल रिमेन अ co-partner, one who shares equally with others in inheritance of an undivided joint family property। इसमें आपको एक और चीज़ जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहले के पॉइंट में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अभी तक केवल और केवल जो है एक्वायर्ड प्रॉपर्टी डॉटर को मिलती थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डॉटर को नहीं मिलती थी। ये आपको जानना इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इसके जो बेसिकली ये कानून जो है ये बनाया कहाँ से गया है? ये बनाया गया है मिताक्षरा लॉ के अनुसार। और मिताक्षरा लॉ क्या कहता है? फादर्स प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। सो ये वाली चीज़ जो है ये मिताक्षरा का कानून है। और मिताक्षरा का कानून देने वाले कौन थे? इट इज़ द लीगल कॉमेंट्री ऑन द यज्ञवल्क्य स्मृति, बेस्ट नोन फॉर इट्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय बर्थ। और इसको लिखने वाले थे विज्ञानेश्वरा, ठीक है। जे को यहाँ पे आप जी की तरह प्रोनाउंस करते हैं, विज्ञानेश्वरा जी ने इसको यहाँ पे लिखा था मिताक्षरा को, ठीक है। मिताक्षरा के अनुसार संपत्ति को दो भागों में तोड़ा गया है, और मिताक्षरा के अनुसार ये कहा गया था डॉटर्स विल नॉट हैव एनी राइट्स ओवर दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सो क्लियरली आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या जजमेंट दी गई है, किस बेसिस पे यहाँ पर चीज़ कही गई है, ठीक है। इसमें सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड मान लीजिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आता है, आई गारंटी यू मेंस में इसको लेकर सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जब हम बात करेंगे मॉडर्न स्लेवरी की। सो मॉडर्न स्लेवरी को लेके जो खबर है वो क्या है, देख सकते हैं, जुलाई 30 की न्यूज़ है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज लैगिंग बिहाइंड ऑन एक्शन अगेंस्ट मॉडर्न स्लेवरी सेज दिस रिपोर्ट। रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? रिपोर्ट लॉन्च की गई है दो NGOs के द्वारा। एक है एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वॉक फ्री, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है CHRI। ये इंटरनेशनल NGO है जिसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। CHRI का क्योंकि मुख्यालय भी नई दिल्ली में है, और यहाँ पर CHRI इज़ एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पार्टिजन इंटरनेशनल NGO विच वर्क्स टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्रीज ऑफ द कॉमनवेल्थ। इन्होंने कहा that there is an urgent need to eradicate modern slavery and achieve the SDG target 8.7 by 2030। यहाँ पर की फाइंडिंग्स क्या थी कि 71% ऑफ ऑल द विक्टिम्स आर वुमेन्स एंड गर्ल्स। इंडिया अकाउंटेड फॉर 1/3 ऑफ ऑल चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड। India had not ratified 2011 Domestic Workers Convention and the 2014 Forced Labours Protocol.
India has the weakest response on national coordination with no national coordinating body और national action plan in place. So इंडिया को लेके काफ़ी सारी बातें कही गई हैं कि यहाँ पर जो विक्टिम्स हैं वो लड़कियाँ हैं. 1/3 ऑफ द चाइल्ड ब्राइड्स आर फाउंड इन इंडिया. ठीक है, 2011 डोमेस्टिक वर्कर्स कन्वेंशन और 2014 को हमने राटिफाई नहीं किया है और यहाँ पर हमारे पास कोई नेशनल कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, कोई एक्शन प्लान अवेलेबल नहीं है. ये पॉइंट्स एज इट इज़ आपको मालूम होने चाहिए. आजकल यूपीएससी नंबर्स और फिगर्स के अकॉर्डिंग भी कई सारे सवाल पूछता है. फर्दर talking about 2011 domestic workers convention, it was adopted by international labor organization concerning decent work for domestic workers. ठीक है, सो किसने अडॉप्ट किया था? इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन. ये बेसिकली ले डाउन करता है राइट्स एंड प्रिंसिपल्स एंड रिक्वायर्स द स्टेट टू टेक अ सीरीज ऑफ मेजर्स विद अ व्यू टू मेकिंग डिसेंट वर्क अ रियलिटी फॉर द डोमेस्टिक वर्कर्स. क्लियर है ये बात? नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक जिसको हम कवर करने वाले हैं, इस पे सवाल आने के चांसेस काफ़ी कम हैं, बट ये टॉपिक काफ़ी रेलिवेंट है बिकॉज यू शुड बी अवेयर कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, कस्टोडियल वायलेंस क्या होता है. कस्टोडियल वायलेंस जैसा कि इसका नाम है, कस्टडी में वायलेंस होना. ठीक है, कस्टडी दो तरह की होती है. एक होती है पुलिस कस्टडी, एक होती है जुडिशियल कस्टडी. जब मान लीजिए किसी इंसान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है. इतना तो आपको मालूम होगा, राइट? सो ये 24 आवर्स का जो पीरियड होता है, जब तक उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया जाता, सो उसको पुलिस कस्टडी कहा जाता है. उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश किया और उसको दोषी करार दे दिया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा, सो मजिस्ट्रेट उसको भेज देगा जेल, और जेल वाली कस्टडी को बोला जाता है जुडिशियल कस्टडी. यहाँ पर पुलिस का कोई रोल नहीं, यहाँ पर आती है जुडिशियल कस्टडी. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि अगर पुलिस मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करे कि जनाब हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हम और करना चाहते हैं, उस केस में मजिस्ट्रेट उसको पुलिस कस्टडी में भी भेज सकता है. ठीक है, सो इट इज़ पॉसिबल कि मजिस्ट्रेट दोनों तरह की कस्टडी, ये मजिस्ट्रेट के पास पावर रहती है कि पुलिस कस्टडी में भेजना है जिसको कि आप रिमांड के नाम से जानते होंगे, या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजना है जिसको आप जेल बोलते हैं. ठीक है, सो जो यहाँ पे वायलेंस है यानी कि जो यहाँ पे हिंसा है वो दोनों ही केसेस में पॉसिबल है, पुलिस कस्टडी में भी और जुडिशियल कस्टडी में भी. क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में इंसान जो है वो कस्टडी में है. सो यहाँ पर दोनों केसेस में वायलेंस पॉसिबल है. ये चर्चा में क्यों आया? बिकॉज हाल ही में एक फादर सन डुओ जो कि तमिलनाडु के एक छोटे से बेसिकली टाउन में एक मोबाइल शॉप चलाते थे, उनकी मृत्यु यहाँ पे हुई ड्यू टू दी कस्टोडियल वायलेंस. इसको लेके सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं. इट हैज़ स्पार्क्ड एंगर अक्रॉस इंडिया. यहाँ पर कस्टोडियल वायलेंस के बारे में, इट इज़ द वायलेंस विच टेक्स प्लेस इन द जुडिशियल एंड पुलिस कस्टडी वेयर इन एन इंडिविजुअल हु हैज़ डन अ क्राइम is tortured mentally as well as physically. So important to note, यहाँ पे torture जो है mental और physical दोनों हो सकता है. It includes torture, rape and death. Very very important to note, एक यहाँ पे joint initiative है by multiple NGOs जिसका नाम है National Campaign Against Torture. ये बोलता है about 3/4 deaths in police custody occurred primarily as a result of torture in 2019. अगर आप इसके आंकड़ों को देखेंगे आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शॉक हो जाएंगे. आंकड़े बहुत ही ख़राब हैं. खैर, हमारा पॉइंट वो यहाँ पे नहीं है, बट ऑलवेज रिमेंबर नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ये एक इनिशिएटिव है बाय मल्टीपल NGOs. ये कोई सरकारी संगठन नहीं है, कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इस कैंपेन को चला रही है. ठीक है, इसके अलावा जो UN कन्वेंशन क्या बोलती है, UN कन्वेंशन बेसिकली अगेंस्ट टॉर्चर आई थी 1997 में. इंडिया ने साइन किया था लेकिन इंडिया ने इसको अभी तक रैटिफाई नहीं किया है. ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट है, एम टू प्रिवेंट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट अराउंड द वर्ल्ड. दिस कन्वेंशन इज़ इन फोर्स सिंस 1987. सो भारत ने अभी तक जो है इसको रैटिफाई नहीं किया है. सो हमने 5 बहुत ही अहम मुद्दों को यहाँ पे आपके साथ कवर किया है. आई होप आपको इसमें मज़ा आया होगा. Until the next video, stay tuned and stay safe.